नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है कंप्यूटर के पीवाईक्यूज। आज आप इनपुट, आउटपुट और आईपी एड्रेस से जुड़े हुए पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के हमारे इस वीडियो की पीडीएफ की या हमारे चैनल की अन्य किसी पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर आप मैसेज करके हमसे सारी पीडीएफ्स प्राप्त कर सकते हैं। तो तैयारी जारी रखिए और चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो हमारा टॉपिक है इनपुट। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? बहुत ही आसान प्रश्न है। ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में पूछा गया था और सही उत्तर है आपका प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को कोई डेटा या निर्देश देते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख इनपुट डिवाइस हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन यानी कि लाइट पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, मार्कर, मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, माइक, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम आदि। आउटपुट डिवाइस वे उपकरण हैं जो हमें परिणाम दिखाते हैं। इनमें मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है, प्लॉटर आता है, स्पीकर आता है, कार्ड रीडर आता है, टेप रीडर आदि शामिल है। अतः स्पष्ट है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस। प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? आबकारी सिपाही 2016 का प्रश्न है और इनपुट डिवाइस का जो यहां पर उदाहरण नहीं है वो प्रिंटर है। अगला प्रश्न है आपका कि द टर्म पॉइंट एंड क्लिक रिफर्स टू एक्शंस प्राइमरली परफॉर्म्ड बाय व्हिच डिवाइस? पॉइंट एंड क्लिक शब्द मुख्य रूप से किस डिवाइस द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को संदर्भित करता है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर माउस। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2025 का प्रश्न है। पॉइंट एंड क्लिक, तो जो ये घूम रहा है व्हाइट एरो का निशान या तीर का निशान, तो ये क्या है? ये पॉइंट है, पॉइंटर। तो पॉइंट एंड क्लिक शब्द मुख्य रूप से माउस द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को संदर्भित करता है। इसका मतलब है माउस की सहायता से कर्सर को स्क्रीन पर मौजूद किसी आइकन, बटन या लिंक पर ले जाने और फिर उसे चुनना यानी कि क्लिक करना। तो जैसे ही मैंने हाइड आंसर पर क्लिक किया तो आंसर हाइड हो गया, शो आंसर पर क्लिक किया आंसर शो हो गया। तो ये क्या है? ये आपका इनपुट आउटपुट है। माउस एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका आविष्कार डगलस एंजल बार्ट ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्वेर्टी शैली विधि का आविष्कार किसने किया है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने। कीबोर्ड पर वर्णों की व्यवस्था को क्वेर्टी शैली कहा जाता है जिसका आविष्कार 1868 में क्रिस्टोफर लैथम सोल्स द्वारा किया गया था। क्वेर्टी कीबोर्ड में बटनों की व्यवस्था पुराने टाइपराइटर बटनों की तरह ही होती है जिसमें अंग्रेजी के सभी अक्षरों को मुख्य रूप से 3 पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है। इसे क्वेर्टी कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्षरों की सबसे ऊपर वाली पंक्ति के बाईं ओर 6 बटन क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी और वाई के क्रम में होते हैं। सामान्य तौर पर एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कुंजियां होती हैं, ये 113 तक भी होती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती हैं? तो वर्णमाला तो आपकी 26 वर्णों की है, तो वहां पर 26 की होती हैं। एक मानक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में सामान्यतः 102 से 104 कीज होती हैं। कीबोर्ड की बटनों को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा जाता है। एक है अल्फा न्यूमेरिक की, अक्षर और संख्याएं जिनमें आती हैं। दूसरा है फंक्शन की, तो ये सबसे ऊपर होती हैं F1 से लेकर F12 तक। और फिर आती है स्पेशल की जिसमें आता है कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट, स्पेस बार, विंडोज बटन। तो ये सब क्या आते हैं? स्पेशल कीज में आते हैं। फंक्शन कीज में F1 से लेकर F12 तक आती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो सही उत्तर है आपका ये एक इनपुट डिवाइस है जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, ऑप्टिकल मार्क पहचान या रिकॉग्निशन। ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 को पूछा गया प्रश्न है
ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यानी कि ओमार एक प्रकार की इनपुट डिवाइस तकनीकी है। इसका इस्तेमाल उन जानकारियों को पढ़ने के लिए किया जाता है जिन्हें हम किसी विशेष मार्क निशान के द्वारा कागज पर डालते हैं। जैसे आपकी जो कापियां चेक होती हैं ओमार वाली, जो एग्जाम देते हैं आप लेखपाल, पेट का, पुलिस का, तो उन सब में आप ओमार कॉपी भरते हैं, तो वो इसी से चेक होती हैं, ओमार मशीन से। अगला प्रश्न है आपका कि बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट तकनीकी का उपयोग करता है? बहुत ध्यान से इसका उत्तर दीजिएगा। यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका MICR। MICR का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका उपयोग मुख्य रूप से बैंकिंग क्षेत्र में किया जाता है ताकि बैंक चेकों को तेजी से प्रोसेस और सत्यापित किया जा सके। बैंक चेक के नीचे विशेष चुंबकीय स्याही से छिपे विशेष अंकों को पढ़ने और पहचानने के लिए MICR रीडर का उपयोग होता है, जिससे जालसाजी से बचा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करना, कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू कंप्यूटर स्क्रीन। यूपी जूनियर इंजीनियर 2018 में पूछा गया प्रश्न है और एग्जाम हुई थी 2022 में। कन्वर्ट साउंड्स वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। माइक्रोफोन एक महत्वपूर्ण ऑडियो इनपुट डिवाइस है। इसे एमिल वर्लिनर ने 1870 में विकसित किया था। इसका मुख्य कार्य हमारी ध्वनि तरंगों को ग्रहण करना और उन्हें विद्युत संकेतकों या डिजिटल ऑडियो में परिवर्तित करना, ताकि उसे कंप्यूटर में स्टोर या ट्रांसमिट किया जा सके। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जूनियर एनालिस्ट ड्रग 2025 का प्रश्न है और गलत कथन पहला ही है। कीबोर्ड जो है वो सिस्टम यूनिट का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये इनपुट डिवाइस है। संसाधन रिसोर्स किसी भी कंप्यूटर घटक को संदर्भित करता है जो एक कार्य करने के लिए आवश्यक है। कैप्स लॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए टॉगल की। जो कैप्स लॉक होती है वो टॉगल कुंजी का एक उदाहरण है। कंट्रोल एंड शिफ्ट्स आर मॉडिफायर कीज, तो ये एक मॉडिफायर कुंजीज है। तो यहां पर सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का मुख्य केस या डिब्बा होता है, जैसे CPU कैबिनेट, जो मदरबोर्ड, प्रोसेसर और मेमोरी को संभालता है। कीबोर्ड इसका हिस्सा नहीं है, यह अलग से जुड़ता है। कैप्स लॉक वास्तव में एक टॉगल की है क्योंकि यह ऑन ऑफ के सिद्धांत पर काम करता है। कंट्रोल शिफ्ट मॉडिफायर कुंजियां हैं क्योंकि ये अन्य बटनों के कार्य को संशोधित करती हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो है आउटपुट। कितने बिट डेटा भेजे जाते हैं? समानांतर पोर्ट में कितने बिट डेटा भेजे जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 8 बिट। एक असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर 2025 का प्रश्न है। समानांतर पोर्ट एक बार में एक साथ 8 बिट यानी 1 बाइट डेटा को संचारित करते हैं। ये पोर्ट समानांतर में 8 अलग अलग डेटा लाइनों का उपयोग करते हैं, जिससे डेटा तेजी से भेजा जा सकता है। आमतौर पर पुराने स्कैनर्स और प्रिंटर्स को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए समानांतर पोर्ट का उपयोग किया जाता है। सीरियल पोर्ट जो एक एक बिट भेजता है की तुलना में समानांतर पोर्ट की डेटा ट्रांसफर स्पीड बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा CRT का पूर्ण रूप है? निम्न में से कौन सा CRT का पूर्ण रूप है? सही उत्तर है आपका कैथोड रे ट्यूब। CRT का पूर्ण रूप कैथोड रे ट्यूब होता है। यह एक प्रकार की पुरानी डिस्प्ले स्क्रीन तकनीकी है जो वीडियो सिग्नल के आधार पर स्क्रीन पर छवियों का निर्माण करती है। यह एक प्रकार की वैक्यूम ट्यूब होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन बीम फास्फोरस सतह पर टकराते हैं, जिससे स्क्रीन चमकती है और चित्र दिखाई देते हैं। पुरानी टीवी और पुराने भारी कंप्यूटर मॉनिटर इसी तकनीकी पर आधारित होते थे। लोअर मेंस 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डिगॉस। कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर में रंगीन चित्र उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो सकता है। जब स्क्रीन पर बाहरी चुंबकत्व के कारण रंगीन धब्बे आ जाते हैं, तो उस अवांछित चुंबकत्व को हटाने की प्रक्रिया आवश्यक होती है। इस चुंबकत्व को हटाने और स्क्रीन को सामान्य स्थिति में लाने की प्रक्रिया को डिगॉस कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है?
राज्य मंडी परिषद 2019 का प्रश्न है और बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। ऑप्शन ए डॉट वेब होता है। इसका उपयोग पर्सनल कंप्यूटर पीसी पर बिना किसी नुकसान के उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। डॉट वेब को वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट कहते हैं, जिसे माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम ने विकसित किया था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रिंटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कागज को धनात्मक आवेश देता है? विद रिस्पेक्ट टू प्रिंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस गिव्स द पेपर ए पॉजिटिव चार्ज? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी कोरोना वायर। 2025 का प्रश्न है, लेजर प्रिंटर और जेरोक्स मशीनों में कोरोना वायर का उपयोग किया जाता है। कोरोना वायर एक पतला धातु का तार होता है जो उच्च वोल्टेज पर काम करता है और कागज को एक मजबूत धनात्मक इलेक्ट्रोस्टैटिक आवेश देता है। इस आवेश के कारण ऋणात्मक रूप से आवेशित टोनर कागज की ओर आकर्षित होकर उस पर चिपक जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान आसपास की हवा आयनाइज हो जाती है, जिसे कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी स्कैनर। स्कैनर एक महत्वपूर्ण इनपुट पेरिफेरल उपकरण है। यह किसी भी भौतिक यानी कि फिजिकल कागज, चित्र या दस्तावेज को पढ़ता है यानी कि स्कैन करता है और उसे स्कैन करके कंप्यूटर में डिजिटल छवि यानी कि डिजिटल इमेज के रूप में सेव करने की सुविधा देता है, सहेजने की सुविधा देता है। इसके विपरीत प्रिंटर डिजिटल छवि को यानी कि डिजिटल इमेज को वापस फिजिकल कागज पर छापने का काम करता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? यूपी GAE 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर से निकलने वाले डिजिटल सिग्नलों को मानवीय समझने योग्य रूप, चित्र, ध्वनि, टेक्स्ट आदि में बदलते हैं। कंप्यूटर में डेटा 0 और 1 डिजिटल के रूप में प्रोसेस होता है, जिसे आउटपुट डिवाइस हमारी सुगमता के लिए दृश्य या श्रव्य रूप में दिखाता है। मॉनिटर, स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर आदि सभी आउटपुट डिवाइस के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है यहां पर आपको ऑप्शन सी प्रिंटर। प्रिंटर एक प्रमुख आउटपुट उपकरण है। इसका मुख्य उपयोग कंप्यूटर में मौजूद डिजिटल दस्तावेजों, इमेजेस और अन्य सॉफ्ट कॉपी सामग्री को कागज यानी कि हार्ड कॉपी के रूप में छापने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर के से दिए गए इनपुट के अनुसार काम करता है। स्क्रीन या मॉनिटर हमें केवल सॉफ्ट कॉपी अस्थायी रूप दिखाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि व्हिच आउटपुट डिवाइस इज एसेंशियल फॉर व्यूइंग इंफॉर्मेशन विजुअली? दृश्य रूप से जानकारी देखने के लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस आवश्यक है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी मॉनिटर। दृश्य रूप से किसी भी जानकारी को देखने के लिए जिस आउटपुट डिवाइस का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है वह मॉनिटर है। यह स्क्रीन पर टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और ग्राफिक्स को दिखाता है। स्पीकर केवल ऑडियो आउटपुट देता है, जबकि प्लॉटर बड़े ग्राफिक्स को छापने के काम आता है। अगला प्रश्न है आपका कि व्हिच डिवाइस कन्वर्ट्स डेटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म? कौन सा उपकरण डेटा को मानव पठनीय रूप से परिवर्तित करता है? और सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस। सेंटर तो कंप्यूटर अपनी प्रोसेसिंग बाइनरी भाषा, मशीन भाषा जो होती है 0 और 1 में करता है और आम इंसान सीधे नहीं पढ़ सकता। आउटपुट डिवाइस का मुख्य काम प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस किए गए मशीन डेटा को वापस ऐसे रूप में बदलना जिसे मानव आसानी से पढ़ और समझ सके। इसके उदाहरण मॉनिटर चित्र और टेक्स्ट के लिए और स्पीकर आवाज के लिए है। अगला प्रश्न है आपका कि संक्षिप्त नाम यूएसबी का क्या अर्थ है? देखिए बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला यह प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यह आज के समय में एक मानक संचार इंटरफेस है जिसका उपयोग कंप्यूटर और अन्य बाहरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। यूएसबी पोर्ट का उपयोग डेटा ट्रांसफर, पावर सप्लाई और हार्डवेयर उपकरणों, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि को प्लग एंड प्ले सुविधा के साथ कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल और आईपी एड्रेस।
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड IPv4 एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा वैध IP4 एड्रेस है, ये आपसे पूछा गया है और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। IPv4 एड्रेस इंटरनेट या लोकल नेटवर्क से जुड़े उपकरणों को दिया जाने वाला एक विशिष्ट संख्यात्मक पता होता है। यह एड्रेस 32 बिट का होता है जिसे 4 भागों में बांटा जाता है। ये भाग डॉट से अलग होते हैं। प्रत्येक ऑक्टेट की वैल्यू केवल 0 से 255 के बीच भी ही हो सकती है। विकल्प ए में 256 है, बी में 300 है और सी में 999 दिया गया है जो 255 से अधिक है। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है, याद रखिएगा आईपी एड्रेस पहचानने की। 2025 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि ए टेक्निक यूज्ड टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू ए डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है आपका पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन यह डिजिटल तकनीकी है जिसका उपयोग एनालॉग सिग्नल जैसे कि इंसानी आवाज को डिजिटल रूप 0 और 1 की बिट स्ट्रीम में बदलने के लिए किया जाता है। यह तकनीकी टेलीकम्युनिकेशन और डिजिटल ऑडियो में बहुत व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। इसमें एनालॉग वेव को नियमित अंतराल पर मापा जाता है और उसे बाइनरी कोड में दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वह उपकरण या सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर क्लाइंट अनुरोधों और सर्वर प्रतिक्रियाओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है उसे रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर एक मध्यस्थ कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर है जो यूजर और इंटरनेट सर्वर के बीच एक गेटवे की तरह काम करता है। जब आप किसी वेबसाइट का अनुरोध करते हैं तो वह अनुरोध पहले प्रॉक्सी सर्वर के पास जाता है और प्रॉक्सी सर्वर उस वेबसाइट से डेटा लाकर आपको वापस भेजता है। इसका मुख्य उपयोग सुरक्षा बढ़ाने, यूजर का आईपी एड्रेस छुपाने और प्रतिबंधित वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि डोमेन नाम प्रणाली के संबंध में गलत कथन को पहचानना है आपको। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस। यूपी जूनियर असिस्टेंट 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ई। उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है, सभी पूर्णतः सही है। डीएनएस सर्वर डिफॉल्ट रूप से पोर्ट 53 का उपयोग करते हैं। डीएनएस जोन ट्रांसफर के लिए टीसीपी और क्वेरीज के लिए यूडीपी उपयोग करते हैं। डीएनएस कैशिंग नेटवर्क दक्षता में सुधार करता है। डीएनएस डोमेन नामों को आईपी एड्रेस में अनुवादित करता है। तो ये सारे आपके ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मैक एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। यह निर्माता द्वारा प्रत्येक डिवाइस को दी गई एक विशिष्ट पहचान है। क्या है? एक विशिष्ट पहचान है मैक एड्रेस। यूपी जूनियर असिस्टेंट 2025 का प्रश्न है। तो मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल पता एक द्वितीय पहचानकर्ता होता है जो नेटवर्क से जुड़ने वाले किसी भी डिवाइस के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में फीड होता है। यह एड्रेस डिवाइस के निर्माता द्वारा फैक्ट्री से ही तय कर दिया जाता है। इसे उपयोगकर्ता द्वारा आसानी से नहीं बदला जा सकता। यह 48 बिट 12 हेक्साडेसिमल अक्षरों का एक एड्रेस होता है जिसे हार्डवेयर एड्रेस या फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। इसमें है कि कौन सा उपकरण होम नेटवर्क पर एकाधिक उपकरणों द्वारा पहुंच वाला केंद्रीकृत स्टोरेज प्रदान करता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज एक प्रकार का समर्पित फाइल स्टोरेज डिवाइस है जो लोकल नेटवर्क से जुड़ा होता है। यह घर या ऑफिस के नेटवर्क पर एक सेंट्रल स्टोरेज की तरह काम करता है जिसमें एक या एक से अधिक हार्ड डिस्क लगी होती हैं। नेटवर्क से जुड़े कई डिवाइस जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी एक ही समय में इस पर स्टोर की गई फाइलों को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नेटवर्क कमांड टूल का उसके कार्य से मिलान कीजिए। एक तरफ लिस्ट 1 दी गई है, दूसरी तरफ लिस्ट 2 दी गई है। पिंग कमांड है, आईपी कॉन्फ़िग है, ट्रेस रूट है और एनएस लुकअप है। तो सही मिलान इसका क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए ट्रेस आ गया तो ट्रैक आ जाएगा, ठीक है। तो सी का 4 हो गया। अब सी का 4 किस में है? केवल ऑप्शन डी में है। बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पाते हैं, ठीक है। तो पिंग यह एक डिवाइस की दूसरी डिवाइस के साथ नेटवर्क कनेक्टिविटी की जांच करता है।
इन्फो जो आईपी कॉन्फ़िग है, ये कमांड आपके कंप्यूटर सिस्टम का वर्तमान आईपी कॉन्फ़िगरेशन जैसे आईपी पता, सबनेट मास्क दिखाता है। ट्रेस रूट या ट्रेसर्ट, यह कमांड पैकेट द्वारा स्रोत से गंतव्य तक जाने वाले पूरे रास्ते और हॉप्स को ट्रैक करता है। एनएस लुकअप, यह नेटवर्क में डीएनएस सर्वर से पूछताछ करता है और डोमेन नेम का आईपी या डीएनएस रिकॉर्ड बताता है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी आईपी एड्रेस रेंज स्वचालित निजी आईपी एड्रेसिंग को इंगित करती है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन डी 169। तो APIPA ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की एक विशेष विशेषता है। जब किसी कंप्यूटर को नेटवर्क पर DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर से स्वचालित रूप से आईपी एड्रेस नहीं मिल पाता तो सिस्टम खुद को एक अस्थायी आईपी दे देता है। यह स्वचालित दिया गया आईपी पता हमेशा 169.254.0.0 से 169.254.255.255 की सीमा रेंज में होता है। अगला प्रश्न है आपका कि इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन संचार के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक है लाइन ऑफ साइट। 2025 का प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। IRDA यानी कि इंफ्रारेड डाटा एसोसिएशन तकनीकी में डेटा को इंफ्रारेड किरणों के माध्यम से भेजा जाता है, जैसे टीवी का रिमोट है, एसी का रिमोट है। इंफ्रारेड संचार के लिए सबसे जरूरी होता है कि लाइन ऑफ साइट की होती है, यानी कि सामने होना चाहिए। इसका मतलब है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर डिवाइस आमने सामने सीधी रेखा में होने चाहिए और उनके बीच कोई भी दीवार या भौतिक बाधा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा सिग्नल कट जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर पर संचालित होता है? तो सही उत्तर है आपका PPP। OSI मॉडल के अनुसार डेटा लिंक लेयर दूसरी लेयर होती है जो नेटवर्क उपकरणों के बीच डेटा फ्रेम के संचार को संभालती है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल PPP और ईथरनेट डेटा लिंक लेयर के प्रमुख प्रोटोकॉल हैं जो सीधे जुड़े नोड्स के बीच संचार स्थापित करते हैं। अन्य विकल्पों में TCP ट्रांसपोर्ट लेयर पर, IP नेटवर्क लेयर पर और DNS एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रॉक्सी सर्वर को और किस नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, गेटवे। प्रॉक्सी सर्वर यूजर और इंटरनेट के बीच एक ब्रिज या मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जाने का रास्ता प्रदान करता है, इसलिए इसे अक्सर एप्लीकेशन लेवल गेटवे कहा जाता है। इसके अन्य कार्य सुरक्षा बढ़ाना, आईपी एड्रेस को छुपाना और ब्लॉक की गई वेबसाइटों को कंट्रोल करना है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क मानक CSMA CD एक्सेस विधि का उपयोग करता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी 8802/3। CSMA/CD कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलाइजन डिटेक्शन एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल विधि है जिसका उपयोग मुख्य रूप से ईथरनेट लैन नेटवर्क में किया जाता है। ईथरनेट के लिए IEEE मानक IEEE 802.3 या ISO/IEC 8802-3, अतः यह 8802/3 मानक के अंतर्गत आता है। 802.4 टोकन बस के लिए और 802.5 टोकन रिंग नेटवर्क के लिए मानकीकृत है। अगला प्रश्न है आपका कि IPv6 एड्रेस रिक्त स्थान बिट्स लंबे होते हैं जबकि IPv4 एड्रेस बिट्स लंबे होते हैं। तो सही उत्तर है आपका V6 128 बिट और V4 64 बिट। ठीक है, 2025 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रॉक्सी सर्वर का प्राथमिक कार्य क्या है? यह भी 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच प्रवेश द्वार यानी कि गेटवे के रूप में कार्य करना। प्रॉक्सी सर्वर एक बिचौलिए या गेटवे की तरह काम करता है जो लोकल नेटवर्क और इंटरनेट के बीच स्थापित होता है। जब कोई क्लाइंट किसी वेब पेज की रिक्वेस्ट करता है तो यह रिक्वेस्ट सीधे मुख्य सर्वर पर जाने के बजाय पहले प्रॉक्सी सर्वर के पास जाती है। प्रॉक्सी सर्वर उस वेबसाइट से डेटा लेकर यूजर को वापस भेजता है। इसके प्रमुख लाभ वेब फिल्टरिंग, कैचिंग द्वारा स्पीड बढ़ाना और प्राइवेसी बनाए रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो सही उत्तर है आपका TCP/IP।
इंटरनेट और सूचनाओं के आदान प्रदान और कंप्यूटरों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए टीसीपी आईपी सबसे प्रमुख और मानक प्रोटोकॉल है। टीसीपी आईपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल है। एचटीएमएल क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, एक भाषा है जिसका प्रयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। यह कोई प्रोटोकॉल नहीं है। जावा भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? तो यह निश्चित होती है आईपी एड्रेस से। जिस प्रकार दुनिया में हर घर का एक अलग पता होता है, उसी प्रकार इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस या कंप्यूटर की पहचान उसके आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से होती है। यह एक अद्वितीय संख्यात्मक पता होता है जो नेटवर्क पर उपकरणों के बीच डेटा पैकेट को सही गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करता है। IPv4 में यह 4 भागों में बांटा होता है और डॉट से अलग होता है, जैसे 192.168.1.5। अगला प्रश्न है आपका कि आईपी कंप्यूटर्स में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली जिसका पूर्ण रूप है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल या इंट्रानेट प्रोटोकॉल। बहुत आसान है आप सभी के लिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका सही उत्तर है। इसी से जुड़े कुछ अन्य पूर्ण रूप हैं एनआईसी, जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थान नियमों का एक स्थापित समूह है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही सजाल नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए। अनिवार्य रूप से यह संयोजित उपकरणों को आपस में संचरण करने देता है, भले ही उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं, संरचना या अभिकल्प डिजाइन में कोई अंतर हो। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल कंप्यूटर नेटवर्क पर संचार करने के लिए स्थापित नियमों और दिशा निर्देशों का एक समूह है। ये नियम तय करते हैं कि दो अलग अलग प्रकार के डिवाइस, जैसे एक विंडोज पीसी और एक एप्पल आईफोन, नेटवर्क पर एक दूसरे से बात कैसे करेंगे और डेटा कैसे ट्रांसफर होगा। बिना प्रोटोकॉल के कोई भी डिवाइस एक दूसरे के डेटा को समझ नहीं सकता। अगला प्रश्न है आपका कि टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण स्वरूप क्या है? तो सही उत्तर है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। 2020 का प्रश्न है। यह इंटरनेट पर डेटा के विश्वसनीय और क्रमबद्ध आदान प्रदान को सुनिश्चित करने वाला एक प्रमुख ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। टीसीपी का मुख्य कार्य बड़े डेटा को छोटे टुकड़ों और में तोड़ना और गंतव्य पर पहुंचने पर उन पैकेटों को सही क्रम में वापस जोड़ना होता है। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्न में से कौन से प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, ट्रांसफर लेयर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार की जिम्मेदारी ट्रांसफर लेयर प्रोटोकॉल की होती है। ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर यह सुनिश्चित करती है कि डेटा एक डिवाइस के एक विशिष्ट एप्लीकेशन से दूसरे डिवाइस के सही एप्लीकेशन तक सुरक्षित पहुंच जाए। टीसीपी और यूडीपी इसके सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके विपरीत नेटवर्क लेयर केवल होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करती है। देखिए, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं वो काफी डीप जाके पूछे जा रहे हैं, तो आसानी से आप अगर इनको नहीं देखेंगे तो आपको अंदाजा नहीं लगेगा कंप्यूटर के सिलेबस का कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रश्न है आपका कि डायल अप लाइनों पर आईपी पैकेट रिले करने वाला पहला प्रोटोकॉल कौन सा था? तो 3 लाइन आईपी है, यहाँ पर 3 लिख गया है, उसको 3 कर लीजिएगा। डबल लाइन आईपी, सीरियल लाइन आईपी और 4 लाइन आईपी। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, सीरियल लाइन आईपी। SLIP जो होती है वो सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, यह पहला और सरल प्रोटोकॉल था जिसका उपयोग 1980 के दशक में डायल अप यानी कि टेलीफोन कनेक्शनों पर आईपी पैकेट भेजने के लिए किया जाता था। इसमें त्रुटि का पता लगाने या सुरक्षा जैसी उन्नत सुविधाएं नहीं थी। इसकी कमियों के कारण ही बाद में इसे अधिक उन्नत प्रोटोकॉल PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हिच इज अ लेयर्ड सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल का एक स्तरित सेट कौन सा है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, TCP/IP। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का एक स्तरित सेट है। इसमें संचार को आसान बनाने के लिए मुख्य रूप से 4 अलग अलग लेयर्स होती हैं: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। यह पूरी दुनिया में इंटरनेट और स्थानीय नेटवर्कों पर डेटा के आदान प्रदान का सबसे बुनियादी और मानक मॉडल है।
अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के संबंध में मान्य नहीं हो सकता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, इनकरेक्ट पाथ टाइप 6। आईसीएमपी यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का उपयोग नेटवर्क में त्रुटियों की रिपोर्ट देने और कनेक्टिविटी जांचने के लिए किया जाता है, जैसे पिंग। आईसीएमपी विभिन्न संदेशों के लिए अलग अलग टाइप नंबर का उपयोग करते हैं, जैसे डेस्टिनेशन अनरीचेबल के लिए टाइप 3, रिडायरेक्ट के लिए टाइप 5 और टाइम एक्सीड के लिए टाइप 11 होता है। विकल्प में दिया गया इंटरेक्ट पाथ टाइप 6 आईसीएमपी संदेश का एक मान्य प्रकार नहीं है, क्योंकि टाइप 6 एक आरक्षित प्रकार है और इसे किसी विशिष्ट त्रुटि के लिए उपयोग नहीं किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल का उदाहरण है। तो सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल का उदाहरण यहाँ पर एसएसएच है, जिसका नाम है सिक्योर सेल। यह एक बहुत ही सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल दो कंप्यूटरों के बीच रिमोट लॉगिन और डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। यह भेजे जाने वाले डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है, जिससे रास्ते में कोई उसे पढ़ नहीं सकता। एचटीटीपी, टेलनेट और एफटीपी असुरक्षित प्रोटोकॉल हैं, क्योंकि ये डेटा को बिना एनक्रिप्शन के सादे टेक्स्ट में भेजते हैं। टेलनेट का ही सुरक्षित रूप एसएसएच है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका जो 2025 में पूछा गया है। एक तरफ प्रोटोकॉल दिए गए हैं, दूसरी तरफ पोर्ट नंबर दिए गए हैं। मुझे लगता है मुझे आपको एक क्लास करवानी चाहिए पोर्ट नंबर से जुड़ी हुई। विभिन्न परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। कमेंट करके बताइएगा क्या आप पोर्ट नंबर की एक क्लास चाहते हैं। आईपी एड्रेस और जितने भी प्रोटोकॉल हैं उनको एक डीप लर्निंग, एडवांस लर्निंग के लिए क्या आप क्लास चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रोटोकॉल को उनके डिफॉल्ट पोर्ट नंबर से मिलान कीजिए। तो सही उत्तर आपका यहां पर हो जाएगा एचटीटीपी का 80। ठीक है, यह वेब पेजों के ट्रांसफर के काम आता है और इसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 है। एचटीटीपीएस का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 443 है और यह सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यह फाइलों को डाउनलोड अपलोड करने के लिए प्रयोग में आता है और इसका पोर्ट नंबर 21 है। एसएमटीपी जो है यह ईमेल भेजने के काम आता है और इसका पोर्ट नंबर 25 है। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी की प्राथमिक भूमिका क्या है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, पैकेट में जानकारी को विभाजित करना और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाना। 2025 में यह भी प्रश्न पूछा गया था। आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर का सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है। इसकी प्राथमिक भूमिका बड़ी डिजिटल जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना है। साथ ही यह प्रत्येक पैकेट पर गंतव्य का आईपी एड्रेस लगाता है और नेटवर्क के रास्तों से होते हुए उन्हें सही जगह तक पहुंचाने का काम करता है। इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में किसी रूटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है आपका एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का। 2025 का यह भी प्रश्न है। इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो एक छोटे स्वायत्त प्रणालियों से मिलकर बना है। इन अलग अलग स्वायत्त प्रणालियों इंटरनेट नेटवर्क्स के बीच रूटिंग रास्ता तय करने के लिए एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल ईजीपी का उपयोग किया जाता है। इसका सबसे बेहतरीन और वर्तमान में उपयोग होने वाला उदाहरण बीजीपी है, यानी कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है, जिसे इंटरनेट की मुख्य राउटिंग प्रोटोकॉल माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि आईपी को सबसे कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल क्यों माना जाता है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, यह उन नेटवर्क से बहुत कम मांग करता है जिन पर यह चलता है, यानी कि बहुत थोड़ी चीजों पर बहुत हल्की डिमांड के साथ आईपी प्रोटोकॉल चल जाता है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल को लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर सबसे बुनियादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी आवश्यकताएं बहुत कम होती हैं। वो कहते हैं ना, मेरे जमीर में दम है क्योंकि मेरी जरूरतें कम है। तो वैसा ही है इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, यह सबसे बुनियादी है क्योंकि इसकी आवश्यकताएं बहुत कम है। यह नेटवर्क हार्डवेयर या नीचे की लेयर से कोई विशेष मांग नहीं करता, बस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। यह ना तो डेटा डिलीवरी की पूरी गारंटी लेता है और ना ही पैकेट के क्रम की और ना ही सुरक्षा की। यह सभी काम ऊपर की लेयर जैसे टीसीपी पर छोड़ देता है, जिससे इसे किसी भी नेटवर्क पर आसानी से लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रकार का टर्मिनल डेटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं करता है। 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डब टर्मिनल। ठीक है, तो जब डब टर्मिनल होता है वो डेटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं करता है।
यह एक ऐसा टर्मिनल है, कंप्यूटर स्क्रीन और कीबोर्ड का सेट है जो केवल इनपुट देने और आउटपुट देखने का कार्य करता है। इस प्रकार के टर्मिनल में अपने खुद की प्रोसेसिंग क्षमता, सीपीयू या स्टोरेज मेमोरी नहीं होती है। तो क्या होता है कि ना तो आपके कीबोर्ड की कोई प्रोसेसिंग क्षमता है, ना तो उसकी मेमोरी है और ना ही आपके मॉनिटर की होती है। यह डेटा को प्रोसेस करने के लिए पूरी तरह से नेटवर्क से जुड़े मुख्य कंप्यूटर या सर्वर पर निर्भर करता है, यानी कि जो सीपीयू है, जो सर्वर है, उस पर निर्भर करता है। इसके विपरीत स्मार्ट टर्मिनल या इंटेलिजेंट टर्मिनल में अपनी खुद की प्रोसेसिंग क्षमता होती है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है आईटी गैजेट एवं उनके अनुप्रयोग। क्वेश्चन एक है कि ब्लूटूथ तकनीकी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। 1, 2, 3 तीनों सही हैं आपके। ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप एसआईजी द्वारा बनाए गए मानक पर आधारित है। यह बिना लाइसेंस वाला 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड में काम करता है। बैंडविड्थ 1 से 24 एमबीपीएस संस्करण के आधार पर तक की रेंज वाली होती है। जो 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड होती है, इसमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक और मेडिकल बैंड है ये। ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीकी है जो छोटी दूरी के संचार के लिए उपयोग की जाती है। इस तकनीकी का प्रबंधन मानकीकरण ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप द्वारा किया जाता है। इसके अलग अलग वर्जन जैसे ब्लूटूथ 1.0 से लेकर 5.0 के आधार पर इसकी बैंडविड्थ, डेटा ट्रांसफर स्पीड 1 एमबीपीएस से 24 एमबीपीएस तक हो सकती है। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ भाई आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ उपकरण दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे जुड़ी हुई प्रौद्योगिकी दी गई है। वायरलेस ईयरबड्स ब्लूटूथ पे काम करते हैं। स्मार्ट होम हब, वाईफाई, जिगबी, जेड वेब, जीपीएस ट्रैकर, सैटेलाइट आधारित सिग्नल होते हैं। और एनएफसी क्या होती है? कम दूरी का वायरलेस संचार होता है। ठीक है, तो सही उत्तर है आपका डी। एनएफसी टैग जो हैं ये बहुत कम दूरी, स्पर्श या निकटता के वायरलेस संचार के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कार्ड पेमेंट होता है, टैप एंड पे। जीपीएस ट्रैकर लोकेशन ट्रैक करने के लिए यह सैटेलाइट आधारित सिग्नलों का उपयोग करता है। स्मार्ट होम हब यह घर के विभिन्न उपकरणों को जोड़ने के लिए वाईफाई, जिगबी या जेड वेब जैसी नेटवर्किंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अभिकथन ए मेश वाईफाई सिस्टम पारंपरिक राउटर की तुलना में बेहतर घरेलू कवरेज प्रदान करते हैं। कारण दिया गया है कि मेश वाईफाई एकल नेटवर्क नोड का उपयोग करता है, जिससे वाईफाई डेड जोन कम हो जाते हैं। तो 2025 का ही प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सही है, आपको इसका बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा डी। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कथन एक पारंपरिक राउटर की रेंज सीमित होती है, जिससे घर में कई जगह इंटरनेट नहीं पहुंच पाता, जिन्हें डेड जोन्स कहते हैं। मेश वाईफाई सिस्टम इन समस्याओं को दूर कर पूरे घर में शानदार और बेहतर कवरेज देता है। मेश वाईफाई की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह एकल नेटवर्क नोड का उपयोग नहीं करता है, बल्कि यह एकाधिक नोड्स का उपयोग करता है। ठीक है, तो कारण गलत हो जाता है। तो यह वीडियो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आज का यह सेशन कैसा लगा आपको। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की या हमारे अन्य चैनल की वीडियोस की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके हमारे यूट्यूब चैनल की सभी वीडियोस की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के थ्योरी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, इंग्लिश नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो तैयारी करते रहिए, अच्छे से लगे रहिए और अपना जो ख्याल है वो भी रखते रहिए। और मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।